ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने देख लिए हैं थिक लेंसेज और हमने देखा था प्रिज्म। प्रिज्म में हमने क्या देख लिया था कि अगर आपके पास एक प्रिज्म है तो उसमें डिविएशन आया था I प्लस ई माइनस ए, जहां I होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, E एंगल ऑफ इमर्जेंस और A होता है आपका एंगल ऑफ प्रिज्म, है कि नहीं। अब वहां पे हमने एक चीज और देख ली थी कि डिपेंडिंग ऑन A और क्रिटिकल एंगल की रिलेशन आप ऐसी सिचुएशन बना सकते हो कि आप किसी भी एंगल पे लाइट को इंसिडेंट कराओ तो एक कंडीशन में तो लाइट कभी बाहर ना जाए और दूसरी कंडीशन में लाइट पूरी तरह से बाहर जाए। और तीसरा केस भी हमने देख लिया था जो एडवांस में पूछा जा चुका है कि अगर आपका A C और 2C के बीच में लाई करता है तो फिर एक डिफाइनिंग I हमारे पास आ जाता है। मेरे हिसाब से क्लियर होगा। आगे हम चलने वाले थिन लेंस पे। थिन लेंस का मीनिंग क्या हो जाता, सॉरी थिन प्रिज्म पे। थिन प्रिज्म का मीनिंग क्या हो जाता है, जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म जो होता है A इज वेरी स्मॉल। अगर आपका एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत ही छोटा है तो ऐसे प्रिज्म को आप क्या कह देते हो, एक थिन प्रिज्म कह देते हो। अब ऑब्वियसली यहाँ पे भी डिविएशन तो होने ही वाला है और डिस्पर्जन भी होगा लाइट का, पर डिस्पर्जन पे तो हमने अभी तक बात की नहीं है, वो हम बाद में करेंगे। अभी मैं मेनली डिविएशन पे बात करता हूँ, ठीक है ना। तो मान लो कोई रे है जो किसी एंगल I पे आके इंसिडेंट होती है, ये पता है हमें R1 आता है यहाँ पे, R2 आता है यहाँ पे, और इस तरह से लाइट बाहर निकल जाती है E से। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं म्यू मान लेता हूँ, ठीक है ना, और सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में 1 मान लेता हूँ, ठीक है। या जनरल अगर निकालना चाहते हैं तो सराउंडिंग का हम मान लेते हैं म्यू एस और प्रिज्म का हम मान लेते हैं म्यू पी। पहले सरफेस पे मैं अगर स्नेल्स लॉ लगाता हूं तो मैं क्या लिख दूंगा, म्यू एस साइन आई, ये होना चाहिए म्यू पी साइन R1। दूसरे सरफेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस R2 है तो म्यू पी साइन R2, ये होना चाहिए म्यू एस साइन ई। अब ये स्मॉल लेने का एक ही फायदा होता है, पूरे जीवन में अपने पढ़ाई करते समय यही समझा होगा, जब भी एंगल स्मॉल हो तो मैं साइन थीटा को क्या लिख सकता हूं भाई, थीटा लिख सकता हूं डायरेक्टली। तो वही मैं लिख देता हूं, तो इक्वेशन हो जाएगी म्यू एस इंटू आई, ये होना चाहिए म्यू पी इंटू R1 और म्यू पी इंटू R2, ये होना चाहिए म्यू एस इंटू ई। अब आपको पता है डिविएशन ऑफ रे कितना होता है, डिविएशन अगर मैं बता दूं डेल्टा, तो फॉर्मूला तो उसका था I प्लस ई माइनस ए। अब अच्छी बात यह है कि I को मैं R1 के टर्म्स में यहां पे अगर लिख दूं तो ये आएगा म्यू पी बाय म्यू एस इंटू R1 प्लस R2 को भी E को अगर मैं लिख दूं तो वो भी आएगा म्यू पी बाय म्यू एस इंटू R2 माइनस ए। तो म्यू पी बाय म्यू एस जो है वो कॉमन आ जा रहा है और यहां बच रहा है R1 प्लस R2 माइनस ए। अब आपको पता है कि किसी भी प्रिज्म के लिए R1 प्लस R2 की जो वैल्यू है वो तो आपकी A होती है, तो A को अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो मुझे यहां से जो डेल्टा का फॉर्मूला मिल रहा है वो मिल रहा है म्यू रिलेटिव -1 इंटू ए। तो थिन प्रिज्म के लिए हम लोग ये फॉर्मूला याद रखते हैं, जहां म्यू रिलेटिव हो जाता है आपका सिंपली म्यू ऑफ प्रिज्म बाय म्यू ऑफ सराउंडिंग। समझ आई क्या बात, म्यू रिलेटिव -1 इंटू ए। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है थिन प्रिज्म के लिए। तो कभी भी क्वेश्चन थिन प्रिज्म का आए तो सीधा सीधा आप इस फॉर्मूले से डिविएशन निकाल सकते हो किसी रे का। समझ आ रही है बात। तो आप देख रहे हो कि वो इंसिडेंस एंगल के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है बात, वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है, ए के ऊपर डिपेंड कर रही है कि नहीं। तो यहां से डिविएशन हमें मिल जाएगा। एक एग्जांपल कर लेते हैं सिंपल सा एग्जांपल। क्या तुम ही लोग आंसर बता देना, करना ही क्या है इसमें। तो मान लेते हैं कि एंगल ऑफ प्रिज्म आपका 3 डिग्री है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 2 है और सराउंडिंग का 1 है, तो बताओ डिविएशन ऑफ रे कितना आएगा। अगर इस तरह से कोई रे गिरती है तो डिविएशन ऑफ रे कितना आ जाएगा। बहुत ही आसान है, सीधे फॉर्मूला लगाना था म्यू -1 इंटू ए, तो ये हमें सिंपली मिल जाएगा कितना, 3 डिग्री का डिविएशन आ जाएगा। अब इस चीज का ना बहुत ज्यादा यूज होगा आपका यंग्स डबल फ्रेस्नेल्स बायप्रिज्म में, यानी वेव ऑप्टिक्स जो चैप्टर हम पढ़ेंगे, वेव ऑप्टिक्स के अंदर इसका काफी यूज होगा।
तो यहाँ तो मैं बस आपको हेडिंग बता रहा हूँ, ये सेम हेडिंग हम वहां पे भी यूज करेंगे, वो है चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, या मुझे चेंज इन पोजीशन बोल सकता हूँ, या मैं शिफ्ट इन पोजीशन बोल सकता हूँ, जो कि आपको दिखने वाली है। ठीक है ना। तो मतलब क्या है इसका, मतलब यह है कि मान लो आपके पास एक थिन प्रिज्म है, ये एंगल ए है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और एक रे इस तरह से चल के आ रही है। मान लो यहाँ पे आपकी ऑब्जेक्ट थी, ठीक है, और यहां से आप देख रहे हो, ठीक है। मैं मान लेता हूं कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस प्रिज्म से, क्योंकि ये बहुत थिन है, तो एक डिस्टेंस हम मान सकते हैं डी है, ठीक है ना। हाँ, डिविएशन भी बहुत स्मॉल होगा, बिल्कुल डी मैंने ये डिस्टेंस मान लिया, और एक रे इस तरह से चल के आ रही है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये थोड़ी सी डिविएट होगी अपने रास्ते से, और आपको कुछ यहां से आती हुई दिखेगी। तो ये जो ओ डैश जहां से आपको लाइट आती हुई दिख रही होती है, ये कहलाती है एपरेंट पोजीशन। एपरेंट पोजीशन यानी यहाँ की पोजीशन जो ऑब्जेक्ट की थी वो शिफ्ट होकर आपको कहां दिख रही है, ओ डैश पे दिख रही है। तो ओ डैश को मैं कह सकता हूं एपरेंट पोजीशन है ना भाई। तो ये जो शिफ्ट क्रिएट हुई है एस, मुझे यही कैलकुलेट करनी है। अब सीधी सी बात है, जो डिविएशन हुआ है, रे को इस तरह से जाना चाहिए था सीधा सीधा, तो यही आपका डिविएशन है डेल्टा। तो इस एंगल को भी मैं क्या कह सकता हूं, डेल्टा कह सकता हूं कि नहीं। क्योंकि सब कुछ स्मॉल है, तो सीधा मैं यहां से लिख सकता हूं टेन डेल्टा, ये हो जाना चाहिए आपका एस बाय टी। समझ आ रही है बात। तो शिफ्ट जो क्रिएट हो रही होगी, शिफ्ट को हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, शिफ्ट को एस मैं सिंपली लिख सकता हूं डेल्टा इंटू डी। ये मैंने डायरेक्टली कैसे लिख दिया, क्योंकि टेन डेल्टा भी नियरली क्या हो गया होगा, डेल्टा। क्योंकि अभी किसी ने बोला कि भाई डिविएशन भी तो कैसा होगा, स्मॉल होगा। समझ आ रही है बात। तो कितनी शिफ्ट इन पोजीशन हुई है, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो इस फॉर्मूले से। डेल्टा आपको पता ही है, शिफ्ट एस मैं सिंपली कह सकता हूं म्यू माइनस वन इंटू ए इंटू डी। डेल्टा की मैंने बस वैल्यू पुट कर दी। किसी को कोई समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए। एक सवाल कर लेते हैं इस पे भी, एकदम आसान सा। इसका मेन इंपॉर्टेंस है एप्लीकेशन, और वो होता है वेव ऑप्टिक्स में, फ्रेसनेल्स बायप्रिज्म नाम से होता है, वो हम पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन ये रहा आपका, ये आपका प्रिज्म है, और ये 9 डिग्री का है, ये मैं मान लेता हूँ ऑब्जेक्ट है, और ये डिस्टेंस मैं कह देता हूँ आपके पास 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपको बतानी है शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। बता दो भाई। ठीक है, म्यू हम सिंपल से ही ले लेते हैं 2। फिजिक्स का सिलेबस कब तक खत्म हो जाएगा, अभी क्या चल रहा है भाई, अगस्त, नवंबर तक हो जाना चाहिए भाई। नवंबर ही टारगेट होता भी है। हाँ सौम्या जी, आप यार इतनी परेशान क्यों हो, एसएचएम बचा है, करा देंगे ना भाई। आपके एग्जाम से पहले हो जाएगा सिलेबस, ठीक है ना। बताइए भाई, लॉकडाउन है ही पढ़ने के लिए। चलो भाई, तो बहुत ही आसान सवाल था, कई लोग 45 आंसर दे रहे हैं, हे भगवान। थोड़ा भी मतलब बेसिक भी नहीं आप यूज करोगे अपना खुद का। शिफ्ट बराबर हो जाएगा म्यू माइनस वन इंटू ए, तो मैं डिग्री में थोड़ी पुट करूंगा, सेंटीमीटर में आंसर चाहिए तो इसे रेडियन में बदलना पड़ेगा कि नहीं बदलना पड़ेगा, और इंटू डी, ये आंसर सेंटीमीटर में आएगा। समझ आ रही है बात। ये आएगा पाई बाय 4 सेंटीमीटर।
अरे समझ आया क्या? π/4 सेंटीमीटर शिफ्ट आएगी। डिग्री में नहीं पुट करना है, रेडियन। अब ये सब थोड़ी बताया जाएगा कि आपको ऐसा यूनिट में पुट करना है। ये तो अब फिक्स बात है ना कि आप फॉर्मूला निकाल रहे हो तो एसआई में ही पुट करोगे। अरे क्लियर हुआ क्या? सिंपल है। चलो और एक साधारण सा सवाल कर लेते हैं। ये लगभग कांटेक्ट में ही है, ठीक है ना। दो प्रिज्म है, एक सीधा है एक उल्टा है, और ये एंगल आपका 8 डिग्री है, ये आपका ए है, इसको बोल देता हूँ म्यू है, ये 2 म्यू है, और सराउंडिंग में μ/2 है, ठीक है ना। एक रे इस तरह से आई है, आपको बताना है वैल्यू ऑफ ए फॉर रे टू इमर्ज अनडिविएटेड। इमर्ज अनडिविएटेड, बहुत सिंपल है, फटाफट बता दो। तो ये आपको समझ आना भी चाहिए कि डिविएशन हमेशा बेस की तरफ होता है। रे का डिविएशन हमेशा बेस की तरफ होता है प्रिज्म के। तो बहुत ही साधारण सा सवाल था। अगर ये वाला प्रिज्म डिविएशन आपका क्लॉकवाइज प्रोड्यूस करता है तो दूसरा वाला ऑब्वियसली एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस कर रहा होगा, क्योंकि ये अपने बेस की तरफ मोड़ेगा, ये अपने बेस की तरफ मोड़ेगा, इफेक्टिवली अनडिविएटेड मूव करना है। तो डिविएशन ऑफ फर्स्ट प्रिज्म ये इक्वल हो जाना चाहिए डिविएशन ऑफ सेकंड, म्यू रिलेटिव -1, यानी म्यू ऑफ प्रिज्म बाय म्यू ऑफ सराउंडिंग -1 इंटू 8, ये होना चाहिए म्यू ऑफ प्रिज्म बाय म्यू ऑफ सराउंडिंग -1 इंटू ए। समझ आई क्या बात? ए आपको कितना मिल गया भाई? 8/3 डिग्री। अरे इसमें तो कुछ था ही नहीं, जो भी गलती हो रही है पता नहीं क्यों हो रही है आपसे। क्लियर है? क्लियर है क्या? चलो, अब जो प्रिज्म में एक इंपॉर्टेंट चीज बचती है वो है आपका डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट मैं एंड में पढ़ाऊंगा, जब उससे रिलेटेड हम इंस्ट्रूमेंट भी पढ़ रहे होंगे, एक्रोमेटिक एब्रेशन वगैरह, स्प्रेडिंग ऑफ लाइट वगैरह जो आती है, ठीक है। तो हम उस समय पे देखेंगे डिस्पर्सिव पावर वगैरह। डिस्पर्जन हम आगे देखने वाले हैं, अभी पढ़ लेते हैं लेंस, ठीक है। तो प्रिज्म में अगर मैं वापस से बोलूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी थी, तो भाई वो ग्राफ सबसे ज्यादा जरूरी था, डिविएशन का फॉर्मूला सबसे ज्यादा जरूरी है, और एक जो बड़ा सा फॉर्मूला हमने लिखा था प्रिज्म का म्यू पता करने के लिए, वो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है ना। लेंस अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, मेन फोकस आपको इसके ऊपर करना है। सभी कुछ रिपीटेटिव लगने वाला है, ठीक है, तो अच्छा ही है, प्रैक्टिस करोगे। तो लेंस बेसिकली क्या हो जाता है, एक मीडियम है जिससे कि आप एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हो, जिससे कि लाइट का क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, और रिफ्रैक्शन के बाद आपको इमेज फॉर्म दिख सकती है। अब होता क्या है, आपके पास एक ग्लास का स्फीयर है मान लो, ठीक है ना।
आपके पास एक ग्लास का स्फीयर है और मान लेते हैं कि सॉलिड स्फीयर है। अभी तक हम जो लेते थे, जैसे आपने मिरर कैसे बनाया था, आपने एक हॉलो स्फीयर लिया था, उसका कुछ पोर्शन कट किया था और किसी एक साइड को सिल्वर कर दिया था, तो दूसरी साइड कॉनकेव या कॉन्वेक्स बन गई थी। अब सॉलिड स्फीयर है और इसे अगर मैं कट करूं तो मुझे एक ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। अब यहां पे पूरे में एक अलग मीडियम है, तो ये जो है कहलाता है एक लेंस। तो लेंस बेसिकली क्या होगा, हमेशा ही दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस की बाउंड्री से फॉर्म हो रहा होगा। जबकि मिरर कैसे फॉर्म होता है, मिरर में सिर्फ एक बाउंड्री होती है जो कि ग्लास की बाउंड्री होती है, जिसके एक साइड हमने पॉलिशिंग की होती है। तो लेंस और मिरर में अंतर यही है कि लेंस में क्या रहेंगी, आपकी दो बाउंड्री रहेंगी जो कि एक पर्टिकुलर मीडियम को क्या कर रहे होंगे, अपने अंदर कन्फाइन कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब लेंसेज कई तरह के होते हैं। ठीक है, जैसे इसकी अगर मैं नाम देने की बात करूं तो एक सरफेस इसका प्लेन है और दूसरा सरफेस इसका कॉन्वेक्स है, तो इसे हम प्लेनो कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। ठीक है ना। सिमिलरली मान लो आपके पास दो स्फीयर होते जिनको कि आपने मर्ज कर रखा है इस तरह से, और आप इस पोर्शन को कट करके बाहर निकाल लो, बीच वाले पोर्शन को। ठीक है, तो दोनों साइड पे क्योंकि कॉन्वेक्स सरफेस है तो इसे हम बाय कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। ठीक है ना। अब दोनों सरफेसेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम हो, क्या ऐसा कोई जरूरी है, क्या ऐसा कोई कंपल्शन है? नहीं। दोनों की रेडियस अगर अलग अलग है तो सिंपली आपका नाम क्या हो जाएगा, बाय कॉन्वेक्स लेंस हो जाता है। ठीक है ना, या कॉन्वेक्स लेंस सिंपली आप कह देते हो। लेकिन अगर बोथ साइड्स की रेडियस भी सेम हो जाए, जैसे इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, इसकी भी रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, ऑब्वियसली जिन स्फीयर्स का ये पार्ट है उनकी भी रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम रही होगी, तो इसे हम कह देते हैं इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि दोनों साइड की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, सेम। सिमिलरली आप क्या बनाते हो, दो स्फीयर्स अगर आपने इस तरह से ले लिए, ठीक है ना, और बीच वाले मीडियम को लेंस की तरह ट्रीट किया, ये जो बीच में गैप खाली है, तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है। ये कहलाता है आपका क्या, कॉनकेव लेंस, क्योंकि दोनों साइड आपको क्या दिख रहा है, कॉनकेव दिख रहा है। दोनों साइड की रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम हो तो ऑब्वियसली क्या कहला जाएगा, वो इक्वी कॉनकेव लेंस। समझ आई क्या? और किस तरीके से बना सकते हैं, और हम ये मीडियम ले सकते हैं, एक हमारे पास ये स्फीयर हो, दूसरा ये स्फीयर हो, और मैं इस मीडियम को अगर स्टडी करूं तो हमको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिल रहा है। ठीक है ना, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा। बहुत ही गंदा बन गया ये, मैं दोबारा बना देता हूं। ठीक है ना, तो आपको एक कॉनकेव दिख रहा है, एक आपको कॉन्वेक्स दिख रहा है, तो इसे हम कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस बोल सकते हैं। तुम समझ रहे हो, तो नामकरण है, ज्यादा कुछ इसमें खास नहीं है, आपने ये पढ़ा भी होगा। आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, कितने टाइप के लेंस होते हैं। ठीक, तो मेनली आपको जो देखना है टाइप ऑफ लेंसेज, टाइप में आपको देखने हैं कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस का जो सिंबल यूज किया जाता है वो ये सिंबल होता है। इस तरह से अगर कोई लेंस आपको शो किया गया है डायग्राम के अंदर तो वो एक कन्वर्जिंग लेंस होगा, और इस तरह से अगर कहीं शो किया गया है तो वो कहलाता है एक डाइवर्जिंग लेंस। अब कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का मीनिंग क्या है, तो इनका मीनिंग बड़ा ही सिंपल सा है कि अगर आप पैरेक्सियल रेज इन लेंसेज के ऊपर गिराते हो तो वो इन रेज को क्या करेंगे, कन्वर्ज करेंगे किसी एक पॉइंट पे, मिलाने की कोशिश करेंगे किसी एक पॉइंट पे। जबकि डाइवर्जिंग लेंस का मीनिंग सिंपल है कि आप अगर पैरेक्सियल रेज उनके ऊपर गिराते हो तो वो उन रेज को क्या करेंगे, डाइवर्ज कर देंगे, यानी फैला देंगे, वो उन्हें किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज करने की कोशिश नहीं कर रहे होंगे। तो इस नेचर के बेसिस पे इन्हें नाम दे दिया गया है कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस। समझ आ रही है बात? ठीक है, अब यहाँ पे एक साइन कन्वेंशन है, जैसे हमने वहां पे देखा था मिरर के अंदर। मिरर में आप फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी ये सब आप कहां से पता करते थे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे से। लेकिन यहाँ पे एक कुछ चीजें फिक्स कर दी गई हैं। अच्छा देखो, अब मान लो मैं कन्वर्जिंग लेंस की बात कर रहा हूं, तो ये आपका कन्वर्जिंग लेंस है और ये जो है उसकी ऑप्टिकल एक्सिस है।
ठीक है ना, ये उसकी ऑप्टिकल एक्सिस है। ऑब्वियसली जो सेंटर वाला पॉइंट है उसे हम नाम देते हैं पोल, ठीक है। अब फोकस वहां पे हमने किस चीज को डिफाइन किया था, ठीक है ना, हमने फोकस किस चीज को डिफाइन किया था, फोकस आपने डिफाइन किया था कि अगर कोई पेरेक्शियल रेज आके मिरर के ऊपर गिरती हैं तो वो एक पॉइंट पे मीट होती हुई एक पॉइंट पे मीट करती हैं जिसे हम बोलते हैं फोकस। ये पढ़ा था हमने। सेम चीज यहां पर है, लेकिन यहां पर दो चीजें पॉसिबल है। आप ऐसा सोच के देखो, रेज अगर मैं लेफ्ट साइड से गिरा रहा हूं लेंस के ऊपर तो वो कहीं राइट साइड में मीट करेंगे, समझ आया। और सिमिलरली अगर राइट साइड से मैं रेज गिरा रहा हूं तो वो लेफ्ट साइड में मीट कहीं करेंगे, ठीक है ना। बेटा ऊपर मैंने कुछ नहीं बताया था स्फेरिकल मिरर का, वो नाम बताया यार, नामकरण तुमने सुना होगा जीवन में कभी, तो वापस आ जाएगा, अभी चिंता मत करो, इस पे ध्यान दो, ठीक है ना। तो मान लो कि मैंने इस तरह से लेंस ले रखा है, तो उसकी ऑप्टिकल एक्सिस मुझे पता है, पोल मुझे पता है। अब अगर मैं लेफ्ट से लाइट गिराऊंगा तो वो राइट में किसी एक जगह पे कन्वर्ज हो जाएगी, क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस है। मैं राइट से अगर आवाज अरे यार बीच बीच में बोलते बहुत हो, आवाज नहीं आ रही क्या किसी को? हेलो। तो भाई जिसको भी नहीं आती है तो आप ऐसा सोचा करो कि मे भी आपकी तरफ से दिक्कत हो रही हो, एक बार रिजॉइन करने का ट्राई किया करो, ठीक है ना। तो मैं बोल रहा हूँ कि अब बताओ, मैं लाइट बोल रहा था, मेरे मुंह से आवाज निकल रहा है कि राइट साइड से आवाज गिरा रहे हैं, ठीक है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं लेफ्ट साइड से लाइट अगर गिराता हूँ तो वो राइट साइड में किसी पॉइंट पे कन्वर्ज होगी। सिमिलरली अगर मैं राइट साइड से लाइट गिराता हूँ लेंस के ऊपर तो लेफ्ट साइड में कहीं जाके कन्वर्ज होगी। तो ऐसे तो दो फोकस हो गए, तो यहाँ पे इन्हें नाम दे दिया गया प्राइमरी फोकस और सेकेंडरी फोकस। एक सेकेंड रुकना। हाँ भाई, तो मैं ये कह रहा था कि किसी भी लेंस के लिए दो फोकस डिफाइन किए जाते हैं, जैसे मिरर के लिए सिर्फ एक किया जाता था। तो एक को हम बोलते हैं प्राइमरी फोकस, एक को हम बोलते हैं सेकेंडरी फोकस। कैसे डिफाइन किया गया, इन्हें डिफाइन इस तरह से किया गया। तो उन्होंने कहा कि किसी भी लेंस की ऑप्टिकल एक्सिस के ऊपर ऐसा पॉइंट जहां पे अगर आप ऑब्जेक्ट रख दो और वहां से रेज अगर इमर्ज हो तो लेंस पे गिरने के बाद वो कैसी हो जाएं, पैरेलल टू ऑप्टिकल एक्सिस हो जाएं, यानी कहां पहुंच जाएं, इंफिनिटी पे पहुंच जाएं। ऐसे फोकस को आप बोलते हो प्राइमरी फोकस। समझ आई बात? यानी कि वो पॉइंट जहां पर ऑब्जेक्ट रखने पर जो रेज लेंस के ऊपर गिर रही हैं वो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल टू ऑप्टिकल एक्सिस हो जाए, उसे हम बोलते हैं प्राइमरी फोकस। तो भाई सेकेंडरी फोकस किसे बोलते हैं? उन्होंने कहा कि जो रेज इंफिनिटी से पैरेलल टू ऑप्टिकल एक्सिस आ रही हैं और पेरेक्शियल हैं, ऑब्वियसली सारी कहानी पेरेक्शियल रेज के लिए ही वैलिड है, लेंस हो मिरर हो। जो रेज इंफिनिटी से आ रही हैं और पैरेलल टू ऑप्टिकल एक्सिस हैं, पेरेक्शियल हैं, वो लेंस के रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होती हैं उस पॉइंट को नाम देते हो आप सेकेंडरी फोकस। सेकेंडरी फोकस। तो इसका मतलब आप समझ गए कि ऐसा फिक्स नहीं है कि राइट साइड वाला सेकेंडरी है, लेफ्ट साइड वाला प्राइमरी है, ऐसा फिक्स नहीं है। बस अगर इंफिनिटी से रे पैरेलल आई और किसी पॉइंट पे वो मीट कर गई ऑप्टिकल एक्सिस को, तो उसको नाम सेकेंडरी फोकस दिया जाता है। और ऑब्जेक्ट कहीं पे रखने पर उससे मर्ज होने वाली रेज रिफ्रैक्शन के बाद अगर पैरेलल टू ऑप्टिकल एक्सिस हो जाती है तो उसे प्राइमरी फोकस नाम दे दिया जाता है। क्या आपको बात समझ आ रही है? तो इस तरह से हमने क्या डिफाइन किया है, फोकस डिफाइन किया है। अब ऑब्वियसली पोल से लेके फोकस की जो डिस्टेंस होती है उसे हम एफ से डिनोट करते हैं, और उसे आप क्या बोल देते हो, फोकल लेंथ ऑफ लेंस। फोकल लेंथ ऑफ लेंस। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है ना। चलो, अब एक कन्वेंशन है जो आपको याद रखना होगा, साइन कन्वेंशन है।
वहां पे आप फोकल लेंथ पॉजिटिव है नेगेटिव है वो आप डिसाइड करते थे डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे से। यहां आप फोकल लेंथ सीधी सीधी आपको याद रखनी है कि कोई अगर कन्वर्जिंग लेंस है, कोई अगर कन्वर्जिंग लेंस है तो उसके लिए फोकल लेंथ आप हमेशा पॉजिटिव लेते हो। बिल्कुल बेटा, F1 F2 पोल का डिस्टेंस सेम रहेगा, फोकल लेंथ है दोनों ही, दोनों बेसिकली एक ही पॉइंट है, लेकिन स्टाइल मानने के लिए बुक्स में लिखा है, तो मैं नहीं चाहता आप मेंस वगैरह में कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि वो लोग टर्मिनोलॉजी में कई बार फंसा देते हैं। ठीक है ना, हमेशा सेम होगा वो तो। अरे वो एक ही तो बात हो गई, बेसिकली आपने पॉइंट से लाइट निकाली, इन्फिनिटी पे भेजी, दूसरे में इन्फिनिटी से आई, उस पॉइंट पे ही मीट करेगी। रे ने रिट्रेस ही तो किया है खुद को, तो बस तरीका है बोलने का। ठीक है ना, तो यहां जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि कोई भी अगर लेंस कन्वर्जिंग है तो उसकी फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगी, और दूसरा कोई भी लेंस अगर डाइवर्जिंग है तो उसकी फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगी। तो आपके लिए एक काम आसान हो गया। अब आप डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे से सिर्फ u और v का साइन पता करोगे कि u पॉजिटिव है v नेगेटिव है, ये सब आप पता करोगे डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे को पॉजिटिव मानते हुए। फोकल लेंथ पे आपको इसका ध्यान नहीं देना है, फोकल लेंथ आपको रट लेनी है, कन्वर्जिंग के लिए पॉजिटिव, डाइवर्जिंग के लिए नेगेटिव। बात समझ आई? यहां मैं नोट करके एक चीज और लिखाना चाहता हूं। कई लोग ये रट लेते हैं कि अगर आपके पास बाय कॉन्वेक्स लेंस है, यानी अगर मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस है तो इसकी फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगी। ये बात सही है या गलत है? ये बात सही है या गलत है? जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगी क्योंकि वो कन्वर्जिंग है। क्या ये बात सही है या गलत है? बोलो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, एकदम अभिनव ने एकदम सही बात कही है भाई। ये बात गलत है, हमेशा पॉजिटिव होगी ऐसा कोई जरूरी नहीं है। भाई हमेशा पॉजिटिव किसका होता है? कन्वर्जिंग का। अभी मैंने ऊपर आपसे लिखाया, ऊपर आपसे लिखा है कि भाई हमेशा कन्वर्जिंग का पॉजिटिव होता है। क्या बाय कॉन्वेक्स लेंस यानी दोनों साइड कॉन्वेक्स हो तो क्या हमेशा वो कन्वर्जिंग होगा? नहीं। तो यहां यही नोट लिखना है, इज नॉट ऑलवेज कन्वर्जिंग और इज नॉट ऑलवेज कन्वर्जिंग। ठीक है ना? हाँ, हम याद क्या रख लेते हैं, हम ये याद रख लेते हैं कि ये जो लेंस है ये हमेशा कन्वर्जिंग होगा इफ म्यू ऑफ लेंस इज ग्रेटर देन म्यू ऑफ सराउंडिंग। भाई देखो, मिरर में ये सब समस्या नहीं होती थी, आप पानी में डालो या हवा में रखो, फोकल लेंथ तो इंसिडेंट रे डिसाइड कर रही है। लेकिन लेंस में क्या खास बात है, लेंस की अगर खुद की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है, खुद की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है, तो फिर इनका ये नेचर फिक्स है। ये वाला हमेशा डाइवर्जिंग होगा, ये वाला हमेशा कन्वर्जिंग होगा। लेकिन कहीं अगर सराउंडिंग का मीडियम लेंस के मीडियम से ज्यादा हो गया तो भाई ये उल्टा बिहेव करने लग जाते हैं, ये वाला लेंस डाइवर्जिंग हो जाता है और ये वाला लेंस कन्वर्जिंग हो जाता है। बात समझ आ रही है? तो ये आपको याद रखना है, पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्वेक्स और कॉनकेव से रिलेटेड नहीं है, पॉजिटिव और नेगेटिव कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग से रिलेटेड है। इसलिए मैंने यहाँ पे सिंबल बनाया था, मैंने कोई आपको लेंस बना के नहीं दिखाया था। बात समझ आ रही है? क्या है नोट याद रहेगा? अच्छा, अगर किसी को नोट नहीं भी याद रहता तो हमारे पास एक रामबाण है जिससे सीधे फोकल लेंथ साइन के साथ हमें मिल जाती है, जिसे हम कहते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला मैंने बताया तो बेटा, कैसे डिसाइड करेंगे कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस बड़ा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग और वो इस तरह का है, इस शेप का है, तो वो हमेशा डाइवर्जिंग होगा। अगर वो बाय कॉन्वेक्स है और उसका म्यू बड़ा है सराउंडिंग के म्यू से, तो वो हमेशा कन्वर्जिंग होगा, नहीं तो फिर उल्टा होगा। लेकिन अब तुम ये कह सकते हो कि भाई रैंडम शेप दे दिया तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग है? जैसे ये दे दिया, चांद बना के दे दिया हमें,
कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स कॉनकेव दे दिया और बोला कि बताओ कन्वर्जिंग है डाइवर्जिंग, तो हम कैसे पता करेंगे? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ये श्योरिटी वाली चीज है, लेंस मेकर फॉर्मूला। मिरर में कुछ समस्या इसलिए नहीं थी क्योंकि मिरर में फोकल लेंथ सीधे सीधे आ गई थी रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ, आ गई थी कि नहीं? तो मिरर में तो हमने ध्यान ही नहीं दिया था, फोकल लेंथ हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता था। लेकिन यहां आपको याद रखना है कि अगर आपको कोई भी लेंस दिया हुआ है, यहां मैं एग्जांपल के तौर पे ये वाला ले रहा हूं, जिसके एक सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको R1 दी गई है, दूसरे सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 दी गई है, ठीक है ना? लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एल बोल देता हूं, सराउंडिंग का म्यू एस बोल देता हूं। तो लेंस मेकर फॉर्मूला वो फॉर्मूला है जो आपको किसी भी लेंस की फोकल लेंथ निकाल के डायरेक्टली दे देगा, और फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू म्यू रिलेटिव माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। इसमें सारी चीजों को, ऑल वैल्यूज शुड बी यूज्ड विद प्रॉपर साइन। पॉजिटिव नेगेटिव साइन का ध्यान रखते हुए आपको सारी चीजें इसमें पुट करनी है। ऑब्वियसली म्यू रिलेटिव क्या है ये तो क्लियर हो गई, म्यू ऑफ लेंस बाय म्यू ऑफ सराउंडिंग, ठीक है ना? तो यहां से जो भी साइन आएगा, मान लो आपकी फोकल लेंथ नेगेटिव आई, तो नेगेटिव से आप सीधा समझ जाओगे कि डाइवर्जिंग है, ठीक है ना? क्योंकि ये चीज तो फिक्स है। नेगेटिव आते ही मैं समझ जाऊंगा डाइवर्जिंग है, पॉजिटिव आते ही मैं समझ जाऊंगा कन्वर्जिंग है। बाकी बस मुझे क्या करना है, इस फॉर्मूले में साइन के साथ चीजों को पुट करके और फोकल लेंथ कैलकुलेट कर लेनी है। अब ये फॉर्मूला कहां से आया मुझसे कोई पूछ सकता है, मैं बताऊंगा नहीं, पर मैं आपको हिंट दे सकता हूं, आप चाहो तो खुद डिराइव कर लेना। मैं बस इन्फिनिटी से एक रे लेके आऊंगा, इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन कराऊंगा, उसकी कहीं इमेज फॉर्म होगी, उसको मैं ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हुए दूसरे सरफेस से रिफ्रैक्शन कराऊंगा, और वो जहां पे ऑप्टिकल एक्सिस पे मीट करेगी उसको मैं नाम दे दूंगा फोकस। तो बेसिकली जो थिक लेंस में हम 2 बार रिफ्रैक्शन कराते थे, वही मैंने यहाँ पे 2 बार कराया है, और फोकल लेंथ हमें क्या मिल जाती है, ये मिल जाती है। बात समझ आ रही है क्या आपको? ध्यान से सुनते रहना, जो जो चीजें मैं बोल रहा हूँ सिर्फ उन्हीं पे ध्यान दो। अगर आपको लेंस दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिए हैं, तो आपको सारी चीजों को साइन के साथ इसमें पुट करना है, फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है। फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव आई तो हमेशा कन्वर्जिंग, फोकल लेंथ अगर नेगेटिव आई तो हमेशा डाइवर्जिंग। आपको कुछ ध्यान नहीं देना है कि लेंस का म्यू ज्यादा है कम है, कॉन्वेक्स है कॉनकेव है, आपको किसी चीज से मतलब नहीं है, ये सीधा सीधा आपको फोकल लेंथ साइन के साथ बता देगा। अब बात आती है कि कैसे हम साइन पता करेंगे R1 का और R2 का। तो उसके लिए वही जो हम शुरुआत से करते आ रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज पॉजिटिव। समझ आ रही है बात? जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपसे बोलूं कि ये सिचुएशन है, मान लो ये आपका लेंस है और इस तरह से इंसिडेंट रे आ रही है, ये रेडियस R1 है और ये रेडियस R2 है, तो सिर्फ मुझे ये बता दो कि R1 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। R1 को मैं पॉजिटिव साइन के साथ लिखूंगा या नेगेटिव साइन के साथ लिखूंगा? बोलो भाई फटाफट, ध्यान से। R1 को मैं पॉजिटिव साइन के साथ लिखूंगा या नेगेटिव? तो सभी ने मोस्टली आंसर दिया है। अभिरूप क्या कर रहे हो मेरे भाई, क्या हो गया तुमको? तुम्हें लग रहा है ज्यादा सदमा लग गया है केमिस्ट्री का? अरे मेरे भाई ये इस तरह का कर्वेचर है तो इसका सेंटर किधर होगा, यहाँ होगा ना राइट साइड में, तो पॉजिटिव नहीं हुआ ये, R1 पॉजिटिव हुआ, R2 कैसा होगा? अरे भाई ये है, देख क्यों नहीं पा रहे हो? रे इधर से आ रही है तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव है। अब इसका ये जिस सर्कल का पार्ट होगा उसका सेंटर तो इधर है तो पॉजिटिव साइड आ गया, ये जिस सर्कल का पार्ट है उसका सेंटर इधर होगा तो वो नेगेटिव आ गया। अरे चमका के नहीं चमका भाई? अरे समझ आया कि नहीं आया? एक और फटाफट बताना जरा, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव पूछे जा रहा हूं मैं और कुछ नहीं कर रहा। इंसिडेंट रे है ये मेरा R2 है और ये R1। फटाफट बता दो भाई R1 R2 की क्या होगा साइन, साइन पूछ रहा हूं सिर्फ मैं। बिल्कुल सेंटर से देखना होता है, पोल से ही तो देखना होता है।
बिल्कुल। तो कौन सी डायरेक्शन, यहां से इधर का पॉजिटिव है, तो इसका सेंटर कहाँ आएगा भाई, इसका सेंटर इधर ही तो आएगा, तो R1 तो कैसा हो गया पॉजिटिव, और R2 इसका सेंटर तो इधर आ रहा है, तो ये कैसा है नेगेटिव। अरे अब क्लियर है क्या, अरे अब क्लियर है। तो अब तुम सोचोगे कि भाई क्वेश्चन में क्या हमें इंसिडेंट रे की डायरेक्शन देंगे, क्या हमें क्वेश्चन में इंसिडेंट रे की डायरेक्शन देंगे, नहीं, आपके ऊपर है, आपके ऊपर है। कोई बच्चा लेफ्ट से भी लाइट गिराता ना तो भी फोकल लेंथ सेम आती, भले R1 और R2 का साइन बदल जाता, अरे समझ रहे हो, तो भी वैल्यू सेम ही आएगी। जैसे मैं एक क्वेश्चन देना चाहता हूं, सभी लोग ट्राई करना। ये मैंने लेंस ले लिया है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर में ले लेता हूं 20 सेंटीमीटर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर में ले लेता हूं 30 सेंटीमीटर, म्यू मैंने ले लिया है 2। आपको पहले तो बतानी है फोकल लेंथ क्या है, और दूसरा आपको बताना है नेचर क्या है लेंस का, कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है। मैंने इंसिडेंट रे की डायरेक्शन दी ही नहीं है, आप अपनी मर्जी से कोई सी भी ले सकते हो। अच्छा हाँ भाई, ये याद रखना जिस पे आप पहले रे गिरा रहे हो वो R1 होगा आपका, ये तो याद रखनी है, जिस पे आप रे पहले गिराते हो वो R1 होगा, अरे वरना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। चलो देखें, तो मैं रे गिरा रहा हूँ राइट से, तो ये हो गया मेरा R1 और ये हो गया R2, और ये हो गई पॉजिटिव डायरेक्शन। तो 1/f ये होना चाहिए म्यू रिलेटिव, यानी 2 - 1, 1/R1। R1 देख सकता हूं मैं, इसका सेंटर जो है यहाँ लाई करेगा जो कि पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आ जाएगा 30, -1/R2, R2 का सेंटर इधर लाई करेगा यानी कि वो नेगेटिव है, तो -20। अरे बात समझ आई। 1/f देखो मुझे कितना मिल गया, 1/f मुझे यहाँ से सिंपली मिल गया 600/50, और फोकल लेंथ मुझे मिल गई 12 सेंटीमीटर। क्योंकि ये पॉजिटिव आई है इसलिए मैं इसे क्या बोलूंगा, कन्वर्जिंग। किसी को कोई डाउट, कोई डाउट किसी को, बोलो भाई, क्या किसी को कोई डाउट है? नहीं, एक और कर लेते हैं, एक क्या, दो तीन कर लेते हैं। फाइंड फोकल लेंथ, फाइंड फोकल लेंथ एंड नेचर। ठीक है, तो मैं जिस जिस को बोलूं उस उसका आंसर देते रहना आप, ठीक है ना।
हेलो, हाँ भाई देखो, तो पहले वाले में मान लो मैं इधर से निकाल देता हूँ रे को, तो ये आपका R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया, 1/f n रिलेटिव यानी 2/3 -1 1/r1, ऑब्वियसली इसका रेडियस इधर आ रहा है तो ये नेगेटिव होगा, -1/r2, ठीक है ना। R2 ऑब्वियसली कैसा है, पॉजिटिव है। ये मिल जाएगा हमें, ये कितना मिल गया, ये मिल गया आपको -1/3 1/f इंटू -1/15, है ना। f आपको मिल गया कितना, 45 सेंटीमीटर, और पॉजिटिव आया तो कैसा हो जाएगा हमारा, कन्वर्जिंग, है कि नहीं। सेकंड वाले में देख लेते हैं, किसी भी डायरेक्शन से गिरा दो, इधर से गिरा देता हूं ताकि दोनों पॉजिटिव हो जाएंगी, दिख रहा है। तो बस 1/f n रिलेटिव -1 1/r1 -1/r2, है कि नहीं, दोनों ही पॉजिटिव थी। 1/f मुझे यहां से मिल गया कितना, 1/2 इंटू 1/60, फोकल लेंथ मुझे मिल गई 120 सेंटीमीटर। ये भी भाई पॉजिटिव है, ये कन्वर्जिंग था, ये भी पॉजिटिव है तो ये भी कन्वर्जिंग ही होगा। थर्ड देख लेते हैं, कहीं से भी गिरा दो, मैं इधर से ही गिरा देता हूं तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो 1/f होना चाहिए म्यू रिलेटिव यानी 2/1 -1 1/r1, पहला रेडियस पॉजिटिव है, -1/r2। प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है, ROC ऑफ प्लेन सरफेस, ये होता है भाई इन्फिनिटी, उसको यहां पुट कर दो, समझ आई बात। तो फोकल लेंथ भाई कितनी मिल गई, 60 सेंटीमीटर, और ये भी पॉजिटिव है, यानी कि तीनों ही कैसे हैं, कन्वर्जिंग है। तो देखो यहाँ पे बाय कॉन्केव लेंस था पर वो कन्वर्जिंग था, और उसका कारण था क्योंकि उसका म्यू छोटा है सराउंडिंग के म्यू से, समझ रहे हो। यही बात मैं उस समय कहने की कोशिश कर रहा था। क्लियर हुआ क्या कि किस तरह से हम फोकल लेंथ निकालते हैं, अरे वही क्लियर हुआ। बस अगर आपने फोकल लेंथ निकालना सीख लिया तो एक चीज खत्म हो गई कि आप फोकस कैसे निकालेंगे। उसके बाद जैसे वहां पे हमने पढ़ा था मिरर फॉर्मूला, यहाँ पे हम पढ़ते हैं लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला तो वही चीज है, ऑब्जेक्ट आपने रखी है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को मैं बोल दूंगा u, रेज इस तरह से जाएंगी, एक सीधी निकल जाएगी, एक कन्वर्ज होगी, यहाँ पे आपकी इमेज फॉर्म हो गई है, वो डिस्टेंस अगर मैं बोल देता हूँ v, तो v कहलाएगा इमेज डिस्टेंस, और फोकल लेंथ तो आपको पता ही है f, ठीक है ना। तो बस इसमें ये याद रखना कि ऑब्वियसली इमेज जब दूसरी साइड फॉर्म हो रही है इस केस में तो वो कैसी है, रियल है। रियल और वर्चुअल का कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से अब तक क्लियर हो गया होगा सबको, बार बार मैं नहीं बताऊंगा। रियल कब होता है, जब असलियत में रेज जाके इंटरसेक्ट हो और इमेज फॉर्म करें, और वर्चुअल कोई भी चीज कब होती है, जब रेज असलियत में वहां नहीं पहुंच पा रही हैं, असलियत में जाके इंटरसेक्ट नहीं कर पा रही हैं, आप रेज को एक्सटेंड करके देखते हो कि यहाँ शायद इमेज फॉर्म हो सकती है। एक्सटेंड करने पे जहां रेज मीट करें तो वो वर्चुअल होती है चीज, और रियली जहां पे रेज मीट करें वो होती है रियल। समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है ना। तो लेंस फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं वो सिंपली हो जाएगा 1/f, ये हो जाता है 1/v माइनस 1/u। तो जहां प्लस लेते थे क्योंकि वो दोनों चीजें सेम साइड पे हो रही थी, है ना, यहाँ पे हम वहां पे क्या ले लेते हैं, बस माइनस। बस आपको सारी चीजों को पुट करना है, पुट ऑल पैरामीटर्स विद साइन, पैरामीटर्स विद साइन, ठीक है ना। जिसमें याद रखना कि फोकल लेंथ तो कन्वेंशन से पता लगेगा, साइन कन्वेंशन जो है हमारा, ठीक है ना। और v1 और v2 ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे को पॉजिटिव लेके उसके हिसाब से बताने हैं। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज पॉजिटिव। म्यू नहीं आता बेटा इसमें, म्यू इसमें कंसीडर हो गया ना आपका सारा एफ के अंदर,
म्यू आपका कंसिडर हो गया एफ के अंदर, ठीक है ना, वो सब आप सॉल्व करके तब ये रिजल्ट आया। चलो क्वेश्चन कर डालते हैं फटाफट, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका म्यू 2 है, सराउंडिंग का म्यू 1 है, ROC 30 सेंटीमीटर, ROC 20 सेंटीमीटर, ये आपकी ऑब्जेक्ट है, ये डिस्टेंस में ले लेता हूं 40 सेंटीमीटर। तो आपको बतानी है पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। ट्राई करो फटाफट। बिल्कुल इंसिडेंट रे की डायरेक्शन अब पता लग गई है, पर फिर भी मैं कहूंगा फोकल लेंथ को उससे फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं से भी लेते हैं इंसिडेंट रे तो भी सेम फोकल लेंथ आती है। बढ़िया विदित। ठीक है ना, तो इसी तरफ मैं रे को ट्रेवल करता हूँ मान लेता हूँ, तो सीधे ये आ गया आपका म्यू रिलेटिव -1 1/r1 -1/r2, ये होना चाहिए 1/v -1/u। f की वैल्यू पुट कर दी बस मैंने, ठीक है ना, 1/f की। तो ये हो जाएगा 2 - 1 1 पहली रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव, -1 सेकंड भी आपकी नेगेटिव, ये 1/v -1/u भी आपका कैसा है, नेगेटिव। 1/v आपको सिंपली मिल जाएगा कितना, ये हो गया आपका 1/12 -1/40, शायद कितना हो रहा है 600। नहीं क्या गलत हो रहा है, अरे कैलकुलेशन है 1/60। अच्छा वो प्लस है, 1/60 -1/40, और v यहाँ से हमें मिल जा रहा है कितना, -120 सेंटीमीटर। -120 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ भाई,
माइनस मतलब कि पीछे, अरे रे को जाना तो आगे चाहिए था, तो यहाँ कहीं मीट करना चाहिए था, पर रे तो चली गई है पीछे। इसका मतलब कि कैसी इमेज फॉर्म हुई है हमारी, वर्चुअल। अरे क्लियर हुआ कि नहीं, कैसी इमेज फॉर्म हुई है, वर्चुअल। ठीक है, समझ आया कि नहीं, किसी को कोई डाउट?